सुनो भाई, देखो हमारे पास ना ये जो देखो तुम्हारे बुक में जितनी भी थ्योरी है, ठीक, वो सारी की सारी यही है। ठीक, अगर जो भी तुम्हारे पास इक्के दुक्के और जो एक्स्ट्रा आएंगे ना, मैं तुम्हारे बुक में टिक लगा दूंगा। ठीक है, उससे बस तुम्हें वो उसकी लैंग्वेज इतनी आसान होगी कि तुम उसे आराम से याद कर लोगे। वैसे जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ सारी सारी यही है, इसके आगे कुछ आएगा नहीं जाता। भाई सबसे पहली बात, जितना मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बेस बताया ना, पहले वो पता होना चाहिए। बेस पता होने के बाद मैं जितनी बातें अब बोलूंगा वो सारी की सारी बस कवर कर लेना। ठीक है, मैं जो जो बोलूंगा तो मैं जो जो बीच में पूछना कि हाँ भाई ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, बस तुमने देखो। वैसे मैं हमेशा जो जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो बाद में करवाता हूँ। पहले इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में ज्यादा टाइम है नहीं अभी। ठीक, थ्योरी जैसा तुम बता दूंगा ना, तो वो सारी सारी बात तुम थोड़ी सी एक्सेप्ट करोगे। ठीक, और जैसे देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी कराने से फायदा क्या होता है। मैंने प्रैक्टिकल करा दी पहले बहुत सारे, उसके बाद ना तुम थ्योरी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई ऐसी बातें होती है। लेकिन ना तुम पहले थ्योरी कर लेना। ठीक, अभी थ्योरी करा रहा हूँ मैं, फिर जाकर जब हमारे सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, प्रैक्टिकल होने के बाद तुम्हें थ्योरी की वीडियो दोबारा देखनी है। सबके पास नोट्स तो पड़े होंगे। ठीक है, मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया। और बाकी फिर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऐसी होगी कि साइड में तुम्हें सारा सारा दिख जाएगा आराम से। ठीक, और बाकी देख लेंगे कैसे। ठीक है, सुनो। हमारे पास ना सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो, अगर अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, भाई देखो इसको AICPA बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या भाई, मतलब कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। भाई इसने क्या है कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, इसने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दे रखी है। क्या पता लगा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहले मैंने क्या कहा था, देखो अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, जिसको हम एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। देखो अकाउंटिंग कला है वैसे किस चीज की भाई, रिकॉर्डिंग की। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, पहली बात पता है। ठीक है, हम मैं पता था कि भाई जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें रिकॉर्ड करना होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाद अगला मेरे पास है, फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जो एक जैसी एंट्री है उसको एक जगह रखते हैं, यही तो है ना, जो एक जैसी एंट्रीज को एक जगह रखते हैं। उसके बाद एंड समराइजिंग, उसको समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद देखो मेरे पास जितने भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंट्स के बारे में पता क्या होता है। मैंने बताया था, जैसे मान लो कि राम है तो उसका एक अलग पेज खुलता है, उस पेज को हम अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हमारे पास है। तो मैंने कहा भाई अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, जो मेरे बहुत सारे अलग अलग अकाउंट है, मान लो परचेज का अकाउंट हो गया, सेल्स का अकाउंट हो गया, फिर मान लो डेटर का अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, समझ रहे हो सब क्या होते हैं। तो इन सबके जितने भी अकाउंट हैं उन सबको समराइज किया जाता है और समराइज करके एक जगह लिखा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग बता दूं, बैलेंस शीट बोलते हैं। फिर कह रहा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। भाई बताओ एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट मैनर है नहीं है, ये जो हम रिकॉर्डिंग वगैरह जितना भी करें सिग्निफिकेंट मैनर करेंगे, करेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बता चुका हूं। मेरे पास कौन से टर्म्स में होगा भाई, मनी की टर्म्स में होगा। करे ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन, देखो भाई पहले ना सुनो, जब भी ऐसा कोमा आ जाए ना, जब भी कोमा आ जाए पहले कोमा को इग्नोर मारा करो। ठीक है, जब भी कोमा के बीच में देखो पहला कोमा उसके बाद एक और कोमा है, जब भी ऐसा आ जाए पहले कोमे को इग्नोर कर दो। सुनो, कह रहे कि विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, देखो इसे इग्नोर मारो पहले। कह रहे विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मैंने क्या बोला था भाई, देखो जितने भी इवेंट होते हैं, मतलब ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, बात समझ आ रही है। मैंने क्या लिखा है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। भाई कौन से कैरेक्टर का है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का। ये बात तो पता ना, जो पैसों से संबंधित होगी। मैं तुमसे क्या कहता कि बारिश हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, एकदम से भूकंप आ गया उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन अगर बारिश या भूकंप के कारण से कोई सा लॉस हुआ है हमारा, ठीक है, जो हमारे इंटरप्राइजेस है, जो हमारा फर्म है या फिर जो कंपनी है, अगर इसका कोई लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो अपना इससे पढ़ो, इन पार्ट एट लीस्ट। इस अब इसका मतलब क्या है, इन पार्ट एट लीस्ट का मतलब, भाई इन पार्ट एट लीस्ट का मतलब यहाँ पे है कि कम से कम एक पार्ट उसका मॉनेटरी होना चाहिए। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो मान लो कि मैंने बोला बारिश हो रही है। ठीक है, अब बारिश हो रही है तो उसमें हम उस रिकॉर्ड तो करेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है वो। ठीक है, लेकिन अगर बारिश हुई और हमारा हल्का सा लॉस हो गया, ठीक है, अब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लिखे ना लॉस ड्यू टू रेन, लिखेंगे ना। चलो मैं कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ आग लग गई। ठीक है, नॉर्मल आग लगी उसकी ट्रांसैक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आग से कोई लॉस हुआ है उसकी उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, ये बात समझ आ रही ना। तो मतलब कहीं से भी बस फाइनेंशियल होना चाहिए, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो बात की बात है। फिर करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग
द रिजल्ट देयर ऑफ, और भाई उसके बाद क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट निकल गया उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, हम पता लगाते हैं भाई एक्चुअल में हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर भाई अगला जो हमारे पास मतलब एपीबी जो बोलता है वो बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ठीक है भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड एक ऐसी अथॉरिटी है, क्या भाई, एक अथॉरिटी है जो कि हमें जो भी अकाउंट्स में चेंज आते हैं उसके बारे में बताती है, ठीक है भाई। अगली चीज हमारे पास है आईसीएआई है, ठीक है, आई इसमें नहीं है बता दूंगा, ठीक है, आईसीएआई हमारे पास है, इसकी फॉर्म बता दूंगा मैं, हमारे पास कहता है इंडियन, मतलब कि हमारे पास ना जो चार्टर्ड अकाउंट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज है। तो ये ना जितने भी सीए होते हैं ना वो उसी में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। वो मतलब कि ना जो आते हैं बड़े बड़े कोचिंग से आते हैं कि भाई कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो हमसे ज्वाइन हो सकता है, ये चीज है। सुनो, तो मैंने कहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है, इसको कह रहा कि डिफाइन अकाउंटिंग एज फॉलो, भाई क्या बोला है उसने अकाउंटिंग क्या बोला है कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, क्या मेरे पास है सर्विस एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी दो तरीके से होती है, एक मेरे पास सर्विस, दूसरी नॉन सर्विस। देखो मुझे बताओ, हम पैसा दो तरीके से कमाते हैं, एक कमाते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स, दूसरा बाय प्रोवाइडिंग सर्विस। तो अकाउंटिंग सर्विस है ना, कोई गुड्स तो है नहीं है, अकाउंटिंग मेरे पास क्या भाई एक टाइप की सर्विस है, ठीक है, गुड्स नहीं है। फिर इट्स फंक्शन इज टू, इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका काम क्या है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, इसका काम क्या है, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। भाई देखो इंफॉर्मेशन दो तरीके से होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अकाउंट मतलब देखो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमने मार्केट में सामान बेचा, ठीक है, हमने मार्केट में सामान बेचा, तो अगर मैं इसको गिनूं ना कि मैंने कितने रुपए का सामान बेचा है और कितनी यूनिट बेची है, तो इन दैट केस हम क्या गिनते हैं भाई, ये हमारे पास ये होगी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जब भी हम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटिटी क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर किसी की क्वालिटी की बात कर दें तो मेरे पास क्या होगा वो, देखो क्वालिटी की बात चली ना तो क्वालिटेटिव। बात सुनाई, चल चल सुन लो थोड़ा, सुनो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली, भाई सबसे पहले क्या होता है, एक देखो इसने बोला कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली, इसका मतलब सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, सबसे पहले करता है भाई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देगा। फिर हाँ भाई उसका विच इज फाइनेंशियल इन नेचर, भाई इसका नेचर कैसा होता है, फाइनेंशियल होता है, ये सबको बताइए। उसके बाद अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। सुनो भाई यहाँ पे क्या बोला मैंने, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। इकोनॉमिक देखो एंटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एंटिटी, ठीक है, एंटिटी का मतलब बिजनेस हो गया, फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है। तो मेरे पास जो एंटिटी होती है दो टाइप से होती है, एक मेरे पास इकोनॉमिक, दूसरी है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होती है, जो पैसा कमाने के लिए बनी हुई है, ठीक है, बात समझ आ रही है, इकोनॉमिक क्या होती है जो पैसा कमाने के लिए बनी है। दूसरा मतलब पैसा नहीं, इसको प्रॉफिट को बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है, देखो जब बोल सकते हैं, देखो सुनो सुनो, इकोनॉमिक एंटिटी अलग चीज है। इकोनॉमिक एंटिटी मतलब कि इकोनॉमिक फर्म हो गई, कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया, ठीक है। और इकोनॉमिक एंटिटी जो है उसी के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एंटिटी उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है क्या बोलेंगे उसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनो बस एक बात समझ के चल रही है कि वो सारी की सारी एक्टिविटी जो पैसों से रिलेटेड होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और जहां पे होती है ना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी, ठीक है, हमारी बात। अब सुनो भाई, मैंने बोला कि दूसरा मेरे पास है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या होती है जो पैसों से रिलेटेड नहीं होती, नहीं नहीं वैसे है ये भी इकोनॉमिक है ना, हाँ प्रॉफिट के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो अपना अकाउंट के अंदर ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक देखो एक कंपनी तो सेक्शन 8 कंपनी, क्या बोलते हैं उसे, सेक्शन 8। सेक्शन समझते हो क्या होता है, धारा वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी मेरे पास होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, एनपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऐसी कंपनी होती है भाई जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी होती, बस में आ रही है। हमारे पास जो एनपीओ जिसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं वो हमारे पास क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, एक्चुअल लाइफ में प्रॉफिट कमाते हैं वो क्या फ्रॉड करते हैं गवर्नमेंट के साथ, समझ में आ रही बात। भाई देखो जितने भी कंपनी चलती है ना फ्रॉड करते हैं जरूर, जैसे मान लो कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, जितने भी सीए वगैरह है वो उनके साथ मिलके फ्रॉड करते हैं। तो पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को चोर आदमी बोलते हैं, फिर चोर अकाउंटेंट बोलते हैं, सुना है किसी ने। एक जो अकाउंटेंट होता है ना वो पूरे सरकार को पागल बना सकता है,
देखो जितने भी अकाउंटेंट है ना, उन सबके पास इतना ज्ञान होता है ना कि पूरी इकोनॉमी को हिला दे और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा, ऐसा होता है। जैसे मैं तुम्हें ना इसका एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि मैं हूँ, ठीक है, और मैंने 4 जने को एम्प्लॉय रखा है काम करने के लिए, ठीक है, तो मेरी जितनी इनकम होगी ना, उसमें से उन चारों की सैलरी कटेगी, उसके बाद मेरे पे टैक्स लगेगा। समझ में आ रही बात? देखो मान लो मैंने 1 करोड़ कमाया, मैंने की सैलरी दी, देखो सैलरी देने के बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा ना, उस पर टैक्स लगेगा। अब मान लो भाई मैं बहुत तेज इंसान हूँ, ठीक है, तो अब मैंने बोला मेरे पास 4 नहीं, मेरे पास 40 लोग काम करते हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट वाला सबूत मांगे, तू सबूत दिखा पहले सबके, तू सबके सैलरी अकाउंट दिखा। मैं क्या बोलूंगा सबसे, मेरे जितने रिश्तेदार है ना, मैं उन्हें बुलाऊंगा, जितने मेरे रिश्तेदार है मैं सबसे बोलूंगा भाई सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें महीने के ना 500 रुपए दूंगा। बोले हाँ, बोले पता क्यों देगा, तू इस बैंक में जा, जाके अपना सैलरी अकाउंट खुलवा ले बस। उस बोले हाँ मुझे क्या दिक्कत है, एक दिन मतलब छुट्टी में रहूंगा जिस दिन, जाके अकाउंट खुलवाऊंगा, 500 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं उसके अकाउंट में हर बार सैलरी ट्रांसफर कर रहा हूँ 50,000 रुपए हर महीने, 50,000, सोचो 40 जने 4 5 20 कितने हुए, 20 लाख आराम से हो गए, ठीक है। अब इतने का मैंने क्या किया भाई, इतने का टैक्स बच गया मेरा, तो ये हमें पता होता है, ठीक है भाई, कैसे कैसे टैक्स बचाना है, ठीक है, ये ना अकाउंट टैक्स की बात है, ठीक है। जब तुम सब आओगे ना, थोड़ा जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचोगे सेकंड ईयर में, उस टाइम टैक्स मतलब तुम्हारे पास टैक्सेशन उस टाइम आती है, तो टैक्स का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, मजेदार होता है वो भी। सुनो, एंटिटी जो भी बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस हो गई, फर्म हो गई, कंपनी, इन सबको एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। सुनो भाई, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ पहला, इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स की बात करें, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है और कौन कौन सी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, देखो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने में उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने में क्या करेंगे, उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब क्या है, जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है उसे एक अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, देखो आइडेंटिफाई करने का मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन लिखी होगी, ठीक है। मेरे पास क्या है कि जब मैं तो लिखा था बोर्ड पे, याद है, तो उसमें क्या था भाई, मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन लिखी, परचेज सेल सारी बातें लिखी, ठीक है। मैंने बारिश का लिखा, और मान लो कि जो ऑनर का बेटा है वो मर गया, तो ये सारी सारी बातें मैंने लिखी थी। तो इसमें से पहले मैं क्या ढूंढूंगा, कौन कौन सी मॉनेटरी है और कौन कौन सी मॉनेटरी नहीं है, ठीक है। बात में आ रही है? अब सुनो, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। भाई ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, इसको करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? जर्नल एंट्री। बस तुम्हें याद रख के चलना है, ठीक है। तुम्हारी पूरी बुक इस डेफिनेशन पे, तुम्हारी पूरी बुक डिपेंड करती है, जो डेफिनेशन है ना पूरी इसी पे डिपेंड करेगी। सुनो, मैंने बोला कि जर्नल एंट्री के बेस पे, तो मैंने बोला आइडेंटिफाइंग, ठीक, आइडेंटिफाई मेरे पास क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री के थ्रू। बात में आ रही है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंट्री के थ्रू। जर्नल एंट्री कुछ रूल होते हैं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा वो, ठीक। उसके बाद अगला है क्लासिफाइंग, जो एक, देखो मैंने जर्नल एंट्री कर दी, उसके बाद मेरे पास जो एक जैसी ट्रांजेक्शन होगी ना, जो मेरे पास सिमिलर टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी, जैसे मान लो परचेज परचेज की ट्रांजेक्शन, ठीक है, और सिर्फ डेटर की ट्रांजेक्शन, मान लो मैंने परचेज किया लेकिन उधार पे किया, ठीक है, इसकी ट्रांजेक्शन। अब मैं तुमसे बोल दूं मैंने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन, तो जो मेरे पास सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, जो एक टाइप की ट्रांजेक्शन है, हम उसे एक जगह लिखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग, ठीक है। हाँ उसी के अंदर आएगा, उसी का पार्ट है ना। हाँ दोनों उसी के अंदर आएगा। देखो मान लो डेटर है, डेटर में बैड हो गया, तो डेटर कम हो जाएगा, ठीक है, डेटर कम हो जाएगा। अगर मान लो एक और डेटर बढ़ गया मेरा, तो डेटर इंक्रीज होगा, समझ रहे हो? ये चीज है, तो उसी का पार्ट है वो। देखो अब मैं क्या बताऊँ अगला, पहले रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करते हैं? जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं लेजर पोस्टिंग, क्या बोलते हैं इसे? लेजर पोस्टिंग। याद रख के चलना। देखो जर्नल एंट्री से हम कहा जाते हैं भाई? लेजर पोस्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास समराइजिंग। समराइजिंग कहाँ करते हैं? समराइज कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट, याद है? जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री बाद मेरे पास क्या आता है? अगला लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या आता है? समराइजिंग। उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात है? फिर सुनो, तो भाई अगला मेरे पास है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब पता लगाना कि भाई पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? इंटरप्रेट का मतलब है मैंने इस साल की बैलेंस शीट उठाई, ठीक है, फिर मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट उठाई, मैं तो क्या सीन क्या हो रहा है दोनों में, कम क्यों पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला मेरे पास है एंड कम्युनिकेटिंग। भाई कम्युनिकेट करूंगा, क्या करूंगा? कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको करूंगा भाई?
टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। भाई जो यूजर्स है ना उसके, कौन, देखो मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर, एम्प्लॉय हो गया, ऑनर हो गया, इन सबको ना मैं बताऊंगा भाई देखो इतना प्रॉफिट हुआ है और इस कारण से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं सारा बता दिया। अब बताने के बाद क्या होगा, वो सारे बोल में जज करेंगे कि यार कंपनी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, मतलब इसमें और पैसा लगाना चाहिए तो और ज्यादा कमाएगी। बस मैं तो इसको देखो मैं क्या बोला, टू द यूजर्स फॉर जजमेंट, किसके लिए भाई, जजमेंट के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। पहले तो जजमेंट करेंगे, ठीक है, जज का मतलब क्या, चेक करना कि भाई कि पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है। जो ऑनर है ना, ऑनर देखेगा कि पिछले साल कम प्रॉफिट था, इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो बोलेगा अच्छी बात है, मेरी कंपनी चल रही है, वो और पैसा लगाएगा फिर। ठीक है, अब मान लो बहुत तगड़ा लॉस हो रहा होगा तो बोलेगा यार इसमें बिजनेस नहीं है मेरा। ठीक है, पहले तो चेक करेगा कि भाई कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, फिर जाकर दूसरा करेगा कि भाई उसके आगे देखा, अच्छा ये सीन है, जो भी सीन है वो सारा सारा पता लगाएगा। तो सीन इंग्लिश का वर्ड बताना। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। नहीं वो मेरे पास ना जो पिछल का बच्चा है ना तो याद के, वो बोलते हैं भैया आप टपोरी वाली भाषा बोलते हो। सुनो, तो पहले वाली बात समझ आ गई सबको। देखो तुम्हें डेफिनेशन जो है ना, मैंने तुम्हें याद है आधे घंटे समझाई थी ये वाली डेफिनेशन, अब समझ में आ रही है ना कैसे। तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, जब हम करेंगे ना कुछ वगैरह वो सारी बात तुम पहचान जाओगे, हाँ भाई क्या क्या चीजें होती है। सुनो, क्या चीज, डिसीजन, भाई डिसीजन मेकिंग है वैसे। ठीक है भाई, थोड़ा चेंज कर, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेना। ठीक है सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। भाई जब भी तुम्हारे पास ना एक वर्ड लिखा आ जाए ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा आ जाए, ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, और अगर ना मैं तुम्हें इसको जनरल भाषा में समझाऊं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, तो इसमें नॉर्मल बोलूं अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, बात में आ रही है? हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो जब भी मैंने क्या बोला कि भाई मैं तुमसे बोल दूं कि भाई ऑब्जेक्टिव बोलूं ना, तुम सोचना जरूरत क्या है, तो जरूरत किसकी, अकाउंटिंग की, तो मैं अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। समझ में आ रही है बात। जब भी ऑब्जेक्टिव देख लो तुम क्या बोलोगे कि जरूरत क्या है। ठीक है, तो किसकी, अकाउंटिंग, हम क्या पढ़ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं भी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, ये चीज है ना। सुनो अब, तो मैंने पहला बोला कि भाई सबसे पहला काम क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम सबको पता है कि भाई मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। ठीक है, पहली जरूरत तो यही है। अच्छा मुझे बताओ क्यों करते हैं अकाउंट के रिकॉर्ड को मेंटेन, ताकि हमें पता लगे हमारा खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, उससे फायदा कितना हो रहा है, ये सारी सारी चीजें। पता है अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, मेरे पास टोटल 13-14 बैच है। ठीक है, अब मैं अगर हर एक बच्चे का रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, मुझे पता लगेगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे मान लो जितने भी टेस्ट होते हैं ना मेरे पास, वो सारा सारा के मेरे भाई देखते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट लेना है कौन सा टेस्ट नहीं लेना, ठीक, किस बच्चे के पैसे आए किसके नहीं आए। ठीक है, तो ये सारा सारा भाई देखते हैं। तो अब क्या है कि उसका रिकॉर्ड वो रखते हैं, जो मेरे पास फीस आई है उसका सारा रिकॉर्ड मैं रखता हूँ। तो ये सारी बातें होती है। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, एक कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा मेरे साथ, मुझे पता नहीं चलेगा कि किसका पैसा आया किसका नहीं आया, ठीक है, कहाँ किधर खर्च हो गया, ये सारी सारी बातें होती है। ठीक है, तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अब सुनो कह रहा है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने क्या क्या बोला भाई, जरूरत क्यों है, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, पता है ना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है और कंप्लीट रिकॉर्ड भी है। ठीक है, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। भाई मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है अकाउंट, मतलब कि जो है ना प्रिंसिपल एंड रूल्स। मेरे पास एक देखो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल आगे बताऊंगा, अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, फिर रूल्स मेरे पास होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कहीं पर साइड में लिख लो कि यहाँ जब भी रूल्स आता है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बातें होती है। सुनो, हमें ना पूरी की पूरी जो अकाउंट्स है वो हमें डेबिट और क्रेडिट के बेस पे समझनी है। समझ में आ रही बात, जितनी भी अकाउंट्स है हम किस समझेंगे उसे, डेबिट के और क्रेडिट के बेस पे। भाई ये सारी सारी बात होती है। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, बात समझ आ रही है, अगर तुम्हें वाली बात पता नहीं रहेगी ना भाई, तुम बहुत ज्यादा दिक्कत खा जाओगे। लोग पता क्या बोलते हैं कि क्या है ये डेबिट क्रेडिट पर चल एंट्री करनी है, लेकिन मैं इसको 11th में सिखाता हूँ। जब बच्चे 12th मेरे पास पहली बार आते हैं ना, जो नए नए बच्चे आते हैं, मैं उनको कम से कम 7 से 8 क्लास जनरल एंट्री वर्क देता हूँ, ताकि भाई तुम लेवल कैच कर पाओ मेरा। भाई पढ़ने का तरीका पता है बहुत अलग अलग भी होते हैं, और फिर जाके एक होता है रट्टा मार लो। बतेरे टीचर अकाउंट्स पर रट्टा मरवाते हैं, और तुम मानोगे नहीं, जब मैंने अपने टाइम में पढ़ा था ना, मेरे टीचर ने मुझे भी रट्टे ही लगवाए थे। और जब से मैंने अपने सीए ज्वाइन करी ना, तब से मुझे पता लगा ऐसी बातें होती है, अकाउंट्स पर रट्टा नहीं मारना होता। ठीक है, फिर सुनो, तो ये वाली बातें बता दी मैंने। और भाई मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल्स एंड रूल टू अवॉइड द
पॉसिबल ओमिशंस एंड फ्रॉड। भाई ओमिशन का मतलब है जो भूल जाते हैं गलतियां, ठीक है, और कोई जो मेरे पास फ्रॉड है, मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड। भाई देखो हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं और रूल्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ना जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कोई सी ओमिशन होने की या फिर कोई सा फ्रॉड होने की, इन सबको अवॉइड कर पाए। बात समझ आ रही है? सुनो, अगला मेरे पास है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सबको पता है हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस पता लगा पाए। इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसमें कुछ पता ना, मैं नॉर्मल सी बात बोलूंगा कि भाई वी डू अकाउंटिंग फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, इस तरीके से मुझे ताकि पता लग जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। फिर अगला मेरे पास है असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। भाई अब ये सबसे बड़ी बात है, असरटेन का मतलब क्या होता है, पता लगाना, किस चीज को, फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी है, फिर जो जो हमारी जो हमारी एंटिटी है, उसमें कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है, इन बातों का पता लगाना होता है। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, हमें अपनी फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, फिर इसको एंटिटी भी बोल सकते हैं। भाई इसके अंदर ना हम पहले पता लगाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी ऐसी होगी जिसके ऊपर कर्जा बहुत सारा है, ठीक है, और कमाती कुछ नहीं है, समझ, उसमें कोई पैसा लगाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कर्जा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि दूसरों को कर्जा दे रखा है और वहां से रिटर्न आता है, मान लो कि मेरी कंपनी है, ठीक है, और पहले केस में ऐसा ले रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा कर्जा है मेरे पास, तो मुझे बताओ कोई भी ऐसा होगा जो मेरी कंपनी पैसा लगाएगा? कोई ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मेरी कंपनी ऐसी है कि भाई जो कि प्रॉफिट बहुत तगड़ा कमाती है और हमने किसी से उधार भी नहीं लिया, ठीक है, बल्कि हमने उधार दे रखा है, हमने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, लोग बोलेंगे हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, देखो हमारे पास में दो टाइप की कंपनियां होती है, एक मेरे पास है जो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, एक है कुछ टाइम के लिए चलेगी। तो कुछ टाइम के लिए कौन सी चलेगी भाई, वो जो बहुत लंबा लॉस झेल रही है, ये तो चलेगी। अच्छा ये तो ना, मतलब कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक ना इकोनॉमिक्स में टॉपिक आता है कि एक कंपनी कब तक लॉस झेलती है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक जो प्रोड्यूसर है, वो कब तक लॉस झेलता है, ये हमारे पास टॉपिक है ये, ठीक है, इसके बारे में बताऊं। सुनो, मैंने कहा असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। भाई क्यों, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारे पास असेट्स कितनी है और हमारे पास जो लायबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो मैंने कहा टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई मैंने क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, देखो पहले मेरे पास तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा मेरे ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा मेरे पास है बैलेंस शीट, तीसरा मेरे पास क्या भाई, बैलेंस शीट है। हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आ जाती है, वरना तो किसी को भाई आएगा ना बुक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें आती है, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा मेरे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बारे में बताना क्या होता है, एक साइड असेट्स होती है, एक साइड लायबिलिटी होती है, ठीक है। मैं सारी बातें बताऊंगा, सुनो। अच्छा भाई तुम्हें आई का मतलब पता क्या होता है, आइदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, इसको तुमने पता क्या पढ़ा, दैट मींस, तुम क्या पढ़ा करोगे, दैट मींस, इससे अच्छा समझ जाओगे, ठीक है। द दैट मींस बैलेंस शीट विथ शो, भाई मैं कहूँगा दैट मीन बैलेंस शीट विथ शो असेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखे चलना है, जो बैलेंस शीट है उसके, अच्छा पता है ना, इसमें लोग कैपिटल एंड लायबिलिटी अदर साइड, देखो एक साइड सारे के सारे असेट्स होंगे, दूसरी साइड सारी सारी लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने टाइप से होती है, दो टाइप से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी किसकी होती है, जो ऑनर देता है, ठीक है, और एक्सटर्नल बाहर से। समझ रहे हैं सारी चीजें, फिर सुनो। नेक्स्ट मेरे पास है भाई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ठीक है। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब हम अगले देखो, हम टॉपिक पता क्या पढ़ रहे हैं, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ठीक है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो मैंने चौथा पॉइंट क्या बोला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ताकि हम अलग अलग पार्टीज को क्या दे पाए भाई, इंफॉर्मेशन दे पाए। अच्छा ये पार्टी कौन होती है, पहला हमारे पास है मान लो कंपनी का CEO, न्यू एम्प्लॉय, जो ये जो बड़े बड़े एम्प्लॉय होते हैं ना,
ये देखो जैसे मान लो जो छोटा एम्प्लॉय है वो मतलब उससे मान लो डाटा एंट्री काम कर रहा है सिर्फ, ठीक है। दूसरा और बोल दूं कि भाई देखो और अगली बात तुम बताओ, तो अगर कोई छोटी सी पोस्ट पे आ गया, झाड़ू पोछा मारने वाला आ गया, ठीक है, वार्ड बॉय हो गया, गार्ड आ गया, इन सबको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब जो जैसे मान लो सीए है, ठीक है, अगर वो किसी कंपनी में ज्वाइन होगा ना, तो पहले उस कंपनी के बारे में पता लगाएगा कि भाई प्रॉफिट कितना कमाती है कितना नहीं कमाती, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें जब ना तुम्हें मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा ना इसका अकाउंट्स के बारे में, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर तुम एक चीज गूगल पर सर्च मारना, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मान लो कोई सी भी कंपनी का नाम डाल देना, मैं कह रहा हूँ एप्पल कंपनी, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा कितना तगड़ा प्रॉफिट कमाती है। हमारे मन में कंफ्यूजन आएगी ना कि भाई हम उस कंपनी का प्रॉफिट कैसे करें। देखो मैं तुमसे बोलूंगा जाओ इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करके आओ कितना है, तुम क्या बोलो कंपनी के अंदर जाना है और उनका लैपटॉप या फिर उनका सिस्टम खोलना है, फिर चेक करना है। मन में हमारे तो ऐसे ख्याल आएंगे ना, हमारे मन में यही ख्याल आएगा कि भाई इसने बोला है कि भाई जाओ प्रॉफिट चेक करके आओ उसका। हम क्या बोलेंगे कि हम कंपनी के अंदर जाएंगे, ठीक है, या तो किसी से पूछेंगे भाई अपने कंपनी का प्रॉफिट पता, वो थप्पड़ मारे खींच के तो प्रॉफिट बताएंगे हम, भाई ऐसे तो होगा। मुझे बताओ कोई बाहर से आएगा तो मैं से पूछा बता कितना कमाता है महीने में, मैं अभी तक बता रहा हूँ आजा, ऐसा नहीं होता ना। हम तो पता है बच्चे ना दो टाइप से होते हैं, एक तो जिनको सिर्फ पढ़ने से पता होता है, दूसरे बच्चे होते बैठ के फीस गिनते हैं कितने बच्चे आए बैच में चाहते हैं, एक बच्चे की फीस भैया 1000 रुपए लेते हैं, तो एक वैसे इतने, दूसरे वैसे इतने, भैया के पास 13 बैच है, तो ऐसे वो बैठ के मन गणतानी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी किसी कंपनी की जो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो अगर हमें उस कंपनी के ना ये मान के चलो पता लगाने हैं कि वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, बस तुम्हें गूगल पर सिंपली जाना है, लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कंपनी है उसका नाम, ठीक है, बस आ रही है, तुम कभी ट्राई मार के देख लेना। जैसे मान लो हमारे पास एक ही कंपनी है ना, चलो मैं कह रहा हूँ बजाज की मान लेना, ठीक है, किसी का भी देख लेना, तुम्हें ना साथ साथ चिट्ठा दे जाए इतना प्रॉफिट कमाया है, इतना ये सारी चीजें, लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा अभी। जो 12th के बच्चे हैं ना उन्हें समझ में आता सारा साल से, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा है। सुनो मैंने क्या बोला भाई कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अब मैंने देखो टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स लाइक ऑनर, यूजर कौन कौन है भाई, ऑनर। अच्छा सुनो सुनो भाई मेरी बात, एक बात और, जो यूजर्स होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंटरनल यूजर्स देखो ऑनर हो गया, ठीक है, और एक्सटर्नल कौन हो गया बाहर के लोग। अच्छा इंटरनल में ना एम्प्लॉय वगैरह भी आते हैं, मैंने बोला एम्प्लॉय कोई मतलब होता है अगर कोई जो बहुत तगड़ा जिसकी सैलरी है इसकी, अगर वो ज्वाइन करेगा तुम्हारी फर्म को, पहले चेक करेगा भाई तुम कमाते कितना हो। कोई भी पागल नहीं होगा कि सड़ी कंपनी में पहुंच जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, समझ में आ रही बात, ये चीजें होती है। तो मैंने कहा भाई टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स लाइक ऑनर, इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, वो सारे लोग जो चाहते हैं भाई हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएटर्स, क्रिएटर्स के बारे में पता क्या होता है, क्रिएटर्स के बारे में पता नहीं होता। क्रिएटर्स भाई क्रिएटर्स क्या होता है, क्रिएटर्स वो पर्सन होते हैं जो भाई चाहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी कंपनी हम मतलब कि देखो क्रिएटर्स वो सारे सारे लोग हैं जिनसे हमने पैसा उधार लिया है। क्रिएटर्स कौन है, देखो या तो मैंने सामान खरीदा उनसे उधार पे, या फिर हमने उनसे पैसे उधार लिए, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं, फिर सुनो। अच्छा अगली बात मैं बोला बैंक, अच्छा बैंक को क्या जरूरत है इन सब चीजों की, हाँ, जब भी लोन लेते हैं ना तो लोन के केस में ऐसी बातें आती है, मैं भाई जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन केस में ऐसी बातें मेरे पास आ जाती है, ठीक है। फिर भाई सुनो, तो उसके बाद मेरे पास अगला है एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज को भी जरूरत होती है, वो बोलते हैं भाई हम तेरी कंपनी में, अच्छा मैंने बोला कौन से एम्प्लॉय, अब ये नहीं कि चौकीदार पूछेगा कितना, हाँ, जो थोड़ा हाई पोस्ट पे है, जैसे मान लो मैनेजर हो गया, सुनो, नहीं देखो मैं मैनेजर हो गया, ठीक है, और मान लो सीईओ हो गया, ठीक है, और चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और जो हाई पोस्ट पे जो मैनेजर है, ये सारे के सारे पहले देखते हैं भाई तुम कुछ कमा भी रहे हो, हम ऐसे रख रहे हायर कर रहे हो, पता लगा हमने एक महीने काम को तुम सैलरी ना दी हमें, क्योंकि स्टार्टिंग महीने में सैलरी दे दी और फिर तुम सैलरी नहीं दे रहे, ये दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी एक जो होता है ना हाई पोस्ट पे, वो पहले चेक करता है कंपनी कितना कमाती है, ठीक है। उसके बाद भाई गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट को क्यों देना होता है, ताकि टैक्स के बारे में पता लगे। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भाई ये भूखे तो मरेंगे नहीं, तो इनको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ से लेंगे, गवर्नमेंट को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी से लेंगे, और कंपनी ने अकाउंटिंग कर रखी है ना, ठीक है, उसी से लेंगे। अच्छा जरा सोचो अगर किसी ने अकाउंटिंग नहीं कर रखी फिर क्या होगा, उसका सारा काम बिगड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा पता है एक ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो हम फ्री में डाउनलोड करते हैं, जैसे ना एक सॉफ्टवेयर टैली, ठीक है, किसी को जिसको पता नहीं देखो मैं बाद में पता लग जाएगा,
जो भी जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जैसे मान लो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दो है जो चलन में है अभी, एक टैली है दूसरा सैप, ठीक है। तो टैली के अंदर पहले जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, पता कि ना ये सारा प्रोसेस अपने आप हो, लास्ट में तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आराम से, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बाद में पता होता है हाँ भाई ऐसी चीजें भी होती है दुनिया के अंदर। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो सॉफ्टवेयर ही होता है, और हर साल के एंड में जो प्रॉफिट है ना वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई किसी को चेक करना है तो आ जाओ, ठीक है। फिर सुनो, अगला मेरे पास है, देखो मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा। अब देखो मैं हु एनालाइज देम, हाँ भाई मैं क्या होगा कि हु एनालाइज देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनको जैसी जरूरत है, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो टैक्स के लिए करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा, एक बैंक है वो लोन देगी, पता है जब भी कोई बैंक लोन देगी पहले उसकी औकात देखें तेरी औकात है कि नहीं पेमेंट करने की। पता है तो लोन लेके भाग गया, वो किसी तरह भाग गया, जो 300 करोड़ रुपए का भागा है, 3000 करोड़ लेके भागा शायद कोई, पता करना, ठीक है। इन सब के बारे में पता लगा तुम्हें कि भाई लोग ना बैंक से लोन लेते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं फिर, ठीक है। फिर सुनो, अगला मेरे पास है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। भाई सुनो, अगर तुम्हें अपनी मैनेजमेंट को अच्छा करना है, ठीक, तो तुम्हें अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी। बिना अकाउंटिंग के तुम अपने मैनेजमेंट को पूरा फैसिलिटेट नहीं कर पाओगे। एक तरीके देखो इसमें क्या लिखा है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजट एंड फोरकास्टिंग। देखो डिसीजन मेकिंग, देखो अगर मुझे बताओ अगर हमारी कंपनी के अंदर हमें पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो पहली बात तो हम कोई सा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। अच्छा डिसीजन कौन सा मैनेजमेंट लेती है, मैनेजमेंट मतलब कि जो मैनेजर वगैरह होते हैं ना, सीईओ वगैरह, सीईओ हो गए, ठीक है, उसके नीचे का मैनेजर, उसके नीचे का मैनेजर, ये सारे सारे, ठीक है, मतलब कि सुपरवाइजर से ऊपर जितने भी ना, सुपरवाइजर से ऊपर जितने मैनेजर हैं वो सारे के सारे यही करते हैं, ठीक है। पहले करें डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर देखते कि हमारा प्रॉफिट बहुत तगड़ा हुआ है तो अगला वो बजट बनाएंगे बहुत तगड़ा सा, ऐसे ही तो है, अच्छा बजट बनाएंगे। बजट बनाने के बाद फोरकास्टिंग करेंगे, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा। अच्छा तो मतलब स्टार्टिंग में ना जब भी कोई इंसान है वो पहले एक जगह खोलता है, अपना कोई सा आउटलेट है, एमबी चाय वाला सुना है, एमबी चाय वाला, तो सबसे पहले उसने एक जगह किया, उसने देखा प्रॉफिट ठीक हो रहा है, उसने एक और ब्रांच खोल दी, एक और खोली कि कैसे हो रहा है, उसने अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग से उसे प्रॉफिट पता लगा, उसके हिसाब से कर रहा है। तो मैं सारी बातें बता करिए। मैं देखो मेरे पास से इसको कराने के दो ऑप्शन थे, मैं तुम्हें बोलता बच्चों को रटते मान लो क्या जा रहा है, मैं तुम्हें सारा प्रिंट मार के देता, ठीक है, बच्चों को याद कर लेना। दूसरा मैं तुम्हें समझा दिया, समझने के बाद ना याद अच्छा होता है। चलो अगली बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अब ना अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है, अगर बोल दूं कि भाई बताओ क्या फायदे क्या है अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, फायदा क्या है इसका। देखो हमने पहले कुछ कुछ फायदा खुद सोचते हैं। पहला फायदा कि भाई हमें पता लग जाएगा कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी कि कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है। फिर और क्या हो सकता है भाई, मुझे पता था मुझे टैक्स कितना भरना है, ये सारी बात पता लगेगी। और सोचो खुद खुद सोचो एक बार कि अकाउंटिंग करने के और क्या फायदे हो सकते हैं, जो मन में आ रहा है बोल दो, जो भी आ रहा है बोल दो। हाँ कि मतलब पहले कम था या ज्यादा हुआ ज्यादा, ठीक है वही चीज, हाँ और आगे। हाँ ये चीज है। और हमें इस बात में हेल्प मिल सकती है कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था और इस साल कितना कमाया। देखो कुछ कुछ चीजें अकाउंटिंग में ऐसी है, अगर तुम्हें पिछला बेस पता है ना तो तुम बहुत सारी चीजें बना बना के लिख दोगे, और फिर तुम्हें ऊपर से पता लग जाएगा, फिर बोला क्या ही बात हो गई। सुनो पहले मैंने बोला कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू किसको भाई, मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। पता ना इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं, पैसों से रिलेटेड डिसीजन, ठीक है। सबसे पहला मैं देखो सबसे पहले कहाँ पे यूजफुल है ये, कि भाई जो भी मैनेजमेंट है उसको हम इंफॉर्मेशन दे पाए ताकि वो कोई सा भी पैसों से संबंधित डिसीजन ले पाए। देखो कौन सा, बजटिंग का, फोरकास्टिंग का, पता लग रहा है ना। पता है एक कंपनी के अंदर क्या होता है, पैसा जो है ना देख के खर्च किया जाता है कि भाई कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ हमारे प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, अब क्या होगा, देखो
अगर हम उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कुछ बिकेगा? वो नहीं बिकेगा। ठीक है, उसके बाद और अगली बात करूं, सबने एप्पल के बारे में सुना है? वो अपने क्वालिटी पे इतना एक्सपेंस करती है, इतना खर्चा करती है ना, लोग उसका एडवर्टीजमेंट अपने आप करते हैं। एप्पल का ना तुमने बस एक दो ऐड देखे होंगे, बाकी हम खुद ही चमका रहे होते हैं। ऐसे तो होता है। जिस इंसान के पास एप्पल है ना, वो बोलेगा हाँ भाई, उसने सेल्फी पक्का डाल रखी होगी एक। ऐसा तो मेरे को दिखेगा नहीं उसके पास एप्पल का मोबाइल है उसकी सेल्फी ना डालियो। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना रईस है, वो भी डालता है सेल्फी। जहां नया आया नहीं कि सेल्फी वो डाल दे। ठीक है। हाँ, तो परपोज के हिसाब से लेता है वो। ठीक है भाई, तो पहली बात तो लग गई तुम्हें। अगला मेरे पास है, इट हेल्प्स ऑनर्स टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोस ऑफ अदर। ठीक है, क्या बताया मैंने? ये ऑनर की हेल्प करता है कि इस पिछले साल रिजल्ट क्या था और इस साल रिजल्ट क्या है, मतलब दोनों को कंपेयर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ईयर्स टू नो द फैक्टर विच लीड्स टू चेंज। ठीक है, ताकि उसे पता लग पाए कि किन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। बात समझ आ गई? मैंने बोला था ना कि मुझे एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करना है या अपनी क्वालिटी बढ़ानी है। ऐसे तो है, देखो मैंने बोला कि भाई पिछले साल मेरा प्रॉफिट बहुत तगड़ा था क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट बहुत सारा किया था। इस साल मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, फिर वो बोलेगा यार लगता है मैंने एडवर्टीजमेंट कम किया है, तो अब दोबारा और करेंगे। उसे पता लग जाना कि सुनो मैंने क्या बोला, उसे इस बात से ये पता लगेगा कि खर्चा हमने कहाँ पे कम कर दिया। ऐसे तो होगा ना, अगर किसी भी एम्प्लॉय को ये मतलब किसी भी कंपनी को ये पता है ना, अगर ये बात पता लग जाए कि किस कारण से उसको लॉस हो रहा है, तुरंत सॉल्व करता है उसको। मुझे बताओ। तो होता है हर एक कंपनी अपने पास बजट रखती है, एक ना रिजर्व रखती है, रिजर्व पैसा। अब जो बहुत ज्यादा रिजर्व रखती है वो ऐसे टाइम में झेल जाएगी जब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो। कोरोना का काल याद है? कोरोना काल में मतलब कोरोना के टाइम पर सिर्फ वही बिजनेस बंद हुए थे जिन्होंने अपना रिजर्व नहीं रखा था। बस हमारी कोरोना के टाइम पे सिर्फ वही बिजनेस बंद हुए हैं जिन्होंने अपना रिजर्व नहीं रखा। अब जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, एयरटेल वो तो बंद नहीं हुई, नहीं हुई ना। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी तगड़ी थी ना, वो बंद नहीं हुई। अब पता देखो, अब जियो उसके पहले जियो आगे निकल गया था, अब जियो पीछा होता जा रहा है। एक बार भी देखना थोड़ा ना इसके बारे में पढ़ा करो। जैसे अगर तुम सब ना इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे पेज को फॉलो करो जो तुम्हें नॉलेज दे। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं बथेरे बच्चे, देखो मेरे पास जो पढ़ता है वो तो नॉर्मल पेज को फॉलो मारेगा जो उसकी जरूरत है इसकी, उसे फॉलो। और वरना जो नए नए आए होते हैं ना वो टिकटॉक स्टार को फॉलो मारे बैठे हैं। ये चीज मेरे पास है, वो क्या बोलते हैं 8 साल के बच्चे हैं कुछ बैच में, तो वो पता नहीं क्या कुछ है ऐसे ऑनलाइन मुजरा करने वाले तौर पे कर रखा है। हाँ भाई, कल तुम्हें दो बात पता लग गई। तीसरा मेरे पास है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ बैलेंस शीट। ये बात समझ आ रही है? विच शो असेट वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। ये वाली बातें बताइए। ठीक है, फिर चौथा, it helps in keeping systematic and complete record of business transactions in the books of account according to specified principles and rule which is accepted by the court as evidence। समझ रहे हो? तुम्हें पता है क्या होता है जब बड़े बड़े बिजनेस में लोन ले जाते हैं ना, लोन लेने के लिए वो बस अपनी कंपनी की बैलेंस शीट ले आते हैं, सर हमारी ही है। वो बस चेक करेगा भाई ये देख फर्जी तो नहीं है कहीं है, जहां सही निकल गया लोन दे देते हैं। ऐसा होता है भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं वो ना देखिए भाई, अगर लॉस में है पता पहले देखें किस टाइप की कंपनी है। जैसे मान लो आईआरसीटीसी सुना है? आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडियन जो रेलवे है उसने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया। जब से अंग्रेजों का जमाना गया है ना, तो तब से उसने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया। इन बात को एक्सेप्ट करो। अगर वो प्रॉफिट कमाएगी ना तो तुम्हारा एक जगह से जाना दूसरे दुश्वार हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जो एक प्लेन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने कम से कम 5,000 रुपये चार्ज मारती है। सबसे मिनिमम अमाउंट है 4500। अब वो भी बढ़ गया होगा। ठीक है, मैं गया था मतलब कि यहाँ से पटना तक। ठीक है, तो उस टाइम मेरे सिर्फ मेरी टिकट थी 4500 रुपये, मेरी टिकट। ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे सीट कम बचती है ना सीट, और देखते डिमांड ज्यादा आ रही है उस हिसाब से प्राइस बढ़ा देते हैं। वही तो बात वही बात हुई। सप्लाई कम हुई, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई तो प्राइस तो बढ़ेगा ना। ये चीजें होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती हैं। जब तुम्हें ना पूरी 11th करा दूंगा ना, फिर ना और बच्चों से कंपेयर करा आपको।
जो और तुम्हारे साथ के बच्चे होंगे ना, उनसे अपने को कंपेयर करना एक बार। तुमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दोगे ना कि टीचर का मुंह बन जाता है। मेरे पास जो 10th के ही बच्चे हैं ना, वो टीचर का मुंह बना देते हैं, ऐसा होता है। अब कुछ बच्चे खुद का मुंह बना के आते हैं, ऐसा है। सुनो, तो मैंने कहा था कि हाँ भाई, ये चार चार पॉइंट क्लियर पूरे। फिर पांचवा, इट हेल्प्स अ फर्म, फर्म वही होती है कंपनी फर्म, ठीक है। ये जो पार्टनर्स फर्म होती है ना, मैं तुम्हें क्या बताता था, एक तो मेरे पास होती है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला क्या है भाई, इसको हम जैसे कंपनी बोल देते हैं, ठीक। एलएलपी हो गया, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पता है ना, एक पूरा फैमिली का बिजनेस होता है। तो मैं बहुत सारी मूवी, पता है मूवी जब देखो ना थोड़ा ज्ञान लिया करो। मैं मूवी देखता हूँ ना, मुझे अच्छा ये मेरे पास क्या HUF वाला बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस है। मुझे सारी बातें याद रहती है कि हाँ भाई इसका बिजनेस ये वाला चल रहा है, ठीक। अब मान के चलो, वो वाली स्वर्ग मूवी देखी किसी ने, स्वर्ग मूवी, स्वर्ग। तो उसमें उसका पता है, उसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होती, उसमें वो अकेला मालिक होता है बिजनेस का। बस अपने भाई को बाद में एज अ पार्टनर रख लेता है, ठीक है। भाई को देखो, पहले वो था सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, ठीक है। संजय तुमने मूवी देखी नहीं देखी है? कौन सी मूवी देखते हो, नागिन नाचे गली गली वाली? जिसमें गोविंदा होता है, पहले वो घर में काम कर रहा होता है, तो बाद में फिर वो एक्टर बन जाता है, उसको स्वर्ग बोलते हैं। सुनो भाई, देखो अच्छा पता है, पुरानी मूवी थोड़ा बहुत ज्ञान था, आज की मूवी में नहीं है ज्ञान। वो आज की मूवी होता क्या है, टाइगर श्रॉफ आता है, उछल के बिना बिना किसी लॉजिक के मार रहा होता है, वो हवा में रुक जाएगा, ग्रेविटी कहाँ गई? ये चीज है। चलो सुनो, तो मैंने क्या बोला, देखो पहले वो था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, उसने अपने भाई को ऐसे पार्टनर रखा, ठीक है। तो वो याद है, पता उनके भाई साइन करने से मना करते हैं, याद है। तो ये सारी सारी बातें होती हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। फिर इट इट हेल्प्स अ फर्म इन असेसमेंट ऑफ इट्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज, उसको एक्चुअल में कितना टैक्स पे करना है इस बात की असेसमेंट करते हैं, एक तरीके से मान लो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फिर करेगी सच एज, हाँ भाई क्या मेरे पास, सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका बोलते हैं जीएसटी। अच्छा तुम्हें पता है जीएसटी से पहले कितने टैक्स थे? सुनो, मैं तो बताता हूँ। अच्छा मैं तो बताता हूँ, अंग्रेजों ने हमारे पर कितने ऊपर टैक्स लगाए थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने टैक्स लगाए थे, सुनो। सबसे पहला, हमें खेती करनी है, ठीक है। खेती करने के लिए सुनो, खेती करने के लिए हमें कुछ भी कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उसको खरीदने पर टैक्स। उसको तुम जहां से खरीद के कहीं और लेके जा रहे हो, तो उस सामान को जो तुम लेके जा रहे हो ना, उसका टैक्स, ठीक है। तुमने प्रोडक्शन किया, खेती करी, उस पर टैक्स, ठीक है। फसल उगा के तुम काट के एक जगह से दूसरे अपने घर पे लेके गए, उस पर टैक्स, ठीक है। तुमने जिस जगह पर रखा, रखोगे ना कहीं ना कहीं, उस पर टैक्स, ठीक है। उसके बाद अब तुम मशीन बुलाओगे बाहर से धान को करवाने के लिए, जो भी निकालते हैं वो, मतलब कि दाने निकालने के लिए बाहर, अब जो तुम मशीन मंगाओगे उस पर टैक्स जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारा वो एकदम दाने बाहर आ गए, अब तुम उसको बोरी वगैरह पैक करके सील लगवाओगे, उस पर टैक्स, ठीक है। फिर आगे सुनो, अब उसके बाद जब तुम उसको बेचने जाओगे ना, तो जो दाना बिकवाएगा वो टैक्स लेगा, मतलब कमीशन लेगा। फिर वो जहां तुम ट्रांसपोर्ट करवाओगे, उस पर टैक्स, ठीक है। फिर जहां पे तुम बेचने, जिस मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, उस मार्केट का टैक्स, ठीक। फिर तुम किसी को बेचोगे, उस पर टैक्स। देखो ऐसा होता था ना, अगर पहले जो इंसान, जो इंडिया के इंसान है, इतना कमजोर कैसे पड़ा, 100 रुपए कमाते हैं, उनके पास सिर्फ 2 रुपए बचते थे टैक्स भरते भरते। आप सोचो, अगर कोई सी पुरानी मूवी देखो ना, तब पता चले क्या हाल होता था। ये चीज है, ये सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बन गई काला कौआ, काला क्या बोलो, काला कौआ, जो भी है। हाँ भाई ये सारी बातें बता गई। तो ऐसे पता है, ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं भाई, ऑक्ट्री ड्यूटी बोलते हैं, ट्रांसफर ड्यूटी बोलते हैं, बहुत सारे टैक्स है। अच्छा किसी को टोल टैक्स के बारे में पता है? मैं इसको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। सुनो, तो अगला मेरे पास है कि प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। देखो भाई, अगर हम ढंग से अपनी अकाउंटिंग करें ना, तो मुझे पता लग जाए मेरा जो परचेज प्राइस है वो कितना है। अच्छा मुझे बताओ, परचेज प्राइस पता लगा के क्या करेंगे? परचेज प्राइस से मुझे पता लगेगा मेरा प्रॉफिट कितना है। और पता है ऐसा कैसे, मैंने मान लो 10,000 का परचेज किया, तो कम से कम 15-20 का बेचूंगा ना मैं। तो परचेज प्राइस इसीलिए मैटर करता है,
ठीक है, बात समझ आ गई। फिर सुनो, अगली बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर कमियां क्या क्या है। ठीक है भाई सुनो, मैं तुम्हें पहली कमियां कुछ खुद गिनवा देता हूँ। अकाउंटिंग के अंदर ना वो सारे लॉस नहीं लिखे जाते जो ह्यूमन बींग्स को होते हैं। जैसे मान लो कि ऑनर है, ठीक है, अब ऑनर का हाथ कट गया, उसका तो कोई मतलब नहीं, बाहर का पर्सन है। अब मान लो कंपनी का मैनेजर है, उसको उसका उसका मान लो हाथ कट गया, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, अब सुनो अगली चीज, हमारे पास एक कंपनी के एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा करें घटिया करें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, कंपनी के गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक, नॉर्मल सी बात है, जो भी हमारे पास एक तरीके से जो क्वालिटी होती है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी बात समझ आ रही है। अब ना देखो, इस सारी बातें बताता हूँ। मेरे पास पहले क्या लिखा है, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। भाई हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब है बहुत ही मतलब कि एक ना पुराने बेस पे, बेस प्राइस पे देखते हैं इसको। जितना हमने खरीदा है ना, बस उसी बात को लेके आगे चलेंगे, वरना और कोई मतलब नहीं है मेरे से। जैसे मान लो कि हमने सामान बनाया, अब एम्प्लॉय ने उसमें कितनी मेहनत करी उस सामान को बनाने में, उसका रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, मैं क्या करता, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। उसके बाद इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। भाई जो बिजनेस है ना, उसकी अभी वर्थ क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो किस लेवल पे है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो स्टार्टिंग को और लास्ट को बताता है, बीच का कुछ उस मतलब ही नहीं बीच का। मुझे बताओ, जब लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी तभी तो पता लगेगा ना। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि मोर ओवर द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। भाई जो प्राइस लेवल में चेंज हुआ है उसको पूरा इग्नोर मार देती है। मैं तुम्हें देखो इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो स्टार्टिंग में मैंने 50,000 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, तो साल के स्टार्टिंग में सामान खरीदूंगा, अब सीधे लास्ट में जाएगा, मैंने इसको कितने का रिकॉर्ड किया, मान लो 10,000 का खरीदा, उसे 10,000 का रिकॉर्ड करूंगा ना मैं। अब वो सामान 50 लाख का पहुंचा है। ठीक है, बस मारिए, वो भले ही 50 लाख का पहुंचे सामान मार्केट में, लेकिन हमारे प्रिंसिपल है, हमारे पास मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या बोला मैंने, मार्केट प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब बताओ, जो कम होगा उसे लेंगे, जो कम होगा उसे लेंगे। अगर तुम नहीं लेते हो ना, तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये नाराज हो जाते हैं। हम जब भी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हमें क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देख के चलना होता है। अगर तुम उसको नहीं देखोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी दिक्कत आती है। फिर बात समझ आ रही है, सुनो भाई। इसके बाद अगला कह रहा है कि इट कंटेन ओनली दोस इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई सबको पता है, ठीक, ये इग्नोर करता है, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट कितना अच्छा है इसको इग्नोर मारता है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक है, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सबको इग्नोर किया जाता है। मैं देखो, बिजनेस दो तरीके से है, एक में कस्टमर बहुत खुश है, भाई क्या बंदा है, ठीक है, और दूसरा बोलता है भाई क्या ही बंदा है, ठीक है, तो इसको इग्नोर माना जाता है। बस हमारी, अगर पता है इन सब चीजों को देखा जाए ना, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। मैं तो बताऊं क्या, एक मेरे पास होता है गुडविल। मैं तुम्हें गुडविल के बारे में बताता हूँ, गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब कंपनी का अच्छा नाम। क्या होता है इसका मतलब, कंपनी का अच्छा नाम। मुझे बताओ, दो दुकान है, एक इस साइड पिज्जा की दुकान है, एक इस साइड पिज्जा की दुकान है, एक है डोमिनोज और एक है राजू। समझ रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं दोनों बिजनेस को बेचूं, अगर मैं राजू को, और जो मेरे पास दूसरा कौन है डोमिनोज, अगर मैं दोनों को बेचूं, मतलब दोनों के अंदर सामान सेम है, असेट सेम है, सब कुछ सेम है दोनों के अंदर, मुझे बताओ महंगी कौन सी बिकेगी। तुम्हें कैसे पता लगा, नाम है ना। तो ये सारा उसी के अंदर रिकॉर्ड है, गुडविल के अंदर इन सबका इफेक्ट पड़ता है। अब मान लो अच्छा मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छे से चलेगी। कंपनी अगर अच्छे से चलेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो मुझे बताओ नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी या कम कमाएगी, ज्यादा कमाएगी, ये तो है। अगर कोई सी कंपनी के जो मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है, तो नॉर्मल से ज्यादा कमाएगी। जब भी कोई बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है ना, ठीक है, तो वो उसका सारा का सारा जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है गुडविल। क्या होती है वो, गुडविल, मतलब कंपनी का अच्छा नाम। ठीक है, अब सुनो मैं तुम्हें और बातें बताता हूँ। मैंने बोला कि राजू जो है
पिज्जा बेचता भाई, बहुत ही टेस्टी पिज्जा है उसका, ठीक है। अब उसका पिज्जा 50 रुपए का है। दूसरा है डोमिनोज, ठीक है, उसका 150 रुपए का पिज्जा है। भाई तुम बताओ, अगर तुम्हें जाना होगा कहाँ जाओगे? ज्यादा डोमिनोज में ही है, पता है। हाँ, अब पता क्या होता है, नाम। मुझे बताओ, तुम कपड़े लेने गए, एक तुम कभी किसी से बोलोगी मैं सरोजनी मार्केट से कपड़े लाई हूँ? कोई नहीं बोलता। अगर तुमने जारा से लिया होगा ना, तुम उससे स्टिकर को 4 दिन लटका कर रखोगे घर में, जारा से लिया मैंने, जारा से लिया मैंने, सबको बताते फिरोगे देख जारा के हैं। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे गुडविल की बात आती है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सारे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। पता है, मैं ना देखो जो भी सीए कर रहा होता है ना, जो सीए बन चुका होता है, वो अकाउंटिंग में बहुत सारी गलती निकाल देता है। अकाउंटिंग में, टैक्स में, लॉ में इतनी गलती निकालते हैं ना, वो बोलते क्या ही बोले, छोड़ो। अच्छा देखो, मैं तुम्हें असेट्स बोला ना, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है ना, असेट्स अभी तक बोल रहे हैं 11th 12th में। तुमने अपने टीचर से पूछना कि पीपी क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिख लो उसे। असेट्स को अब जो नई भाषा है ना, उसे प्रॉपर्टी, हाँ असेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अपने टीचर से पूछना एक बार, या फिर तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा होगा ना, उससे पूछना तो इसके बारे में पता क्या होता है, तो पूछना पीपी क्या होता है। हाँ, असेट्स को बोलते हैं। जो भी हमारे पास जितने जो फिक्स असेट्स है ना, इन सबको हम वही बोलते हैं पीपी। ये चेंज हो चुका है आगे, लेकिन तुम्हारे बुक में आज तक चेंज नहीं है। ना एनसीईआरटी में चेंज है, जो टीएस ग्रेवाल और जो कौन सी डीके गोयल, किसी में चेंज नहीं किया गया है। अब सोचो कितना पीछे हो। समझ आ रही बात? पता है, अभी तक सोचो अगर इतना पीछे चल रहे हैं तो तुम्हें क्या ही पता है। चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम अपनी क्लास में स्कूल जाते हो ना, अपने क्लास में बच्चों से पूछना, भाई तेरे को किसी के साथ बैठोगे ना, तो तेरे को पीपी का मतलब क्या होता है, ठीक, उससे पूछना। और फिर जाके ना जो अकाउंट्स की टीचर आ जाए ना, उनसे पूछना सर या मैम की, मैम बताना ये पीपी का मतलब क्या होता है। ठीक, पहले बोली अगर ठीक है, कोई अच्छी टीचर होगी ना, जो थोड़ी सी क्वालिफाइड होगी ढंग की, वो बता देगी पीपी क्या होती है। पर तुम्हारी बेइज्जती मारेगी, वो बोले तेरे टीचर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, नहीं नहीं देखो मैं बता रहा हूँ। और फिर जाके ना, अगर तुमने ना ऐसा बोल दिया कि भाई हम सीए के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका ना मुंह बंद हो जाएगा। ऐसी चीजें होती है। अब सुनो, अच्छा तुमने एक बात और सुनी है कि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं। पता है ना ट्रेन देने कौन आता है? सीए आता है ट्रेन देने में, उन्हें सीए पढ़ाने आता है। सुनो, तुम्हें 2 पॉइंट पहले पता लग गए। इसको ना देखो, मैं तुम्हें जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ना, इसको ना तुम्हें अलग से लिख लेना है, ठीक। आगे बहुत काम आएगी तुम्हारे, भले अभी ना आए। मैं तुम्हें ना वरना जो फर्स्ट ईयर की सेकंड की बुक होती है ना, मैं तुम्हें उठा के दिखा दूंगा, ये देखो क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है। फिर सुनो, तीसरा पॉइंट मेरे पास है। चंचल, ऊपर देखना, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, बिना देखे। क्या होता है इसका मतलब? कमियां क्या क्या है इसके अंदर एक तरीके से, ठीक है। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कमियां कहाँ था, मुझे मत बता दूंगा कमियां कहाँ था, कमियां क्या है बस याद रखो। चलो सुनो भाई, अगला मेरे पास है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। भाई इसकी बात करते हैं, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। इसके आगे देखो पहले करेगी मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू प्रेजेंट मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। पता है क्या होता है? सुनो, तुमने वो सुना है पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला सुना है? कहीं ना कहीं सुना हो उसके बारे में? नहीं सुना? चलो सुनो, देखो तुमने ऐसी ऐसी कोई सी कंपनी सुनी होगी जिसकी बोलते हैं इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, ये तो सुना है। तो पता है क्या होता है, ये ना उनकी जो उनकी अकाउंटिंग है, उनके अंदर लिखा हुआ है ये कि तुम्हारी वैल्यू इतनी है, असली तुम्हें कुछ नहीं है। जो पीडब्ल्यू है उसकी कंपनी की जो वैल्यूएशन 8,000 करोड़ की गई है। अच्छा उसको कार कौन सी लेनी चाहिए फिर लेगा, तो ऑडी वगैरह निकालनी चाहिए, उसने कोई होंडा वोंडा की कार निकाल लिया। सोचो, तो इसमें क्या लिखा है भाई, देखो इसमें ना विंडो ड्रेसिंग चलती है। क्या होती है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मतलब है जो भी उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे ज्यादा उसको शो किया जाता है। जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की, उससे ज्यादा उसकी उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा दिखाई जाती है। ये होता है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद भाई कोई दिक्कत है किसी को थर्ड पॉइंट में? जो भी सुनो, एक बार दोबारा फोकस करता हूँ मैं, जो भी फर्म होती है ना, उनकी जो अकाउंटिंग होती है,
उनकी अकाउंटिंग में जो फर्म की एक्चुअल पोजीशन है उससे हमेशा ऊपर दिखाई जाती है, हमेशा ऊपर दिखाई जाती है, हमेशा ऐसे ही होता है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल वगैरह बाद में दिखाता रहूं, ठीक है। सुनो, मेरे पास फोर्थ है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस्ड एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। फॉर एग्जांपल, सुनो भाई, एग्जांपल समझो इसका। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग लाइफ ऑफ असेट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा। सुनो भाई, अब देखो क्या है, कह रही इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस्ड एंड पर्सनल जजमेंट। इसका मतलब पता क्या है, मुझे बताओ। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस के पर्पज के लिए कार खरीदी, ठीक है। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसने बोला कि तुम्हें हर साल ना अपनी कार, मान मेरे पास कार की 10 लाख की है। कितनी वैल्यू कार की? 10 लाख की। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला कि तुम्हें अपनी असेट्स की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए कम कर देनी है। तुम सुना कार की लाइफ 10 साल होती है, 20 साल होती है, सुना है ऐसा? सुना है? सुना? जैसे तुमने बाइक ली, बोलते हैं ये बाइक सेल्स मतलब कि ना जो मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो तुम्हें स्टार्टिंग बता देंगे, सर तुम्हारी जो कार है इसकी जो लाइफ है सिर्फ इतने साल है। पता क्या होती है वो? तुम्हारी कार की वैल्यू में कमी आती है, पता ना, यूज करने की कमी आती है। जब भी हम कोई सी चीज यूज करते हैं तो उसमें कमी आती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि तुम्हें हर साल 10% कम करना है। कि जो बार बार हमारी जो वैल्यू में कमी आती है इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डेप्रिसिएशन। बस हमारी, सुनो, हम कोई सी फिक्स एसेट्स लेके आते हैं, उसको अगर मैं यूज करूंगा उसकी वैल्यू में कमी आएगी। ये जो वैल्यू में कमी आती है ना, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन स्पेलिंग लो, स्पेलिंग लो, वैसे लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है। DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन। सुनो, पहले तो मैं डेप्रिसिएशन का मतलब पता लग गया। अब सुनो, एक बार और आ जाओ। मैंने बोला, देखो थोड़ा फोकस कर लो एक बार। मैंने बोला मेरे पास एक कार थी, वो कार बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मैंने उसकी ना मशीन वसीन ना थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगवा दी। मैंने क्या बोला? अच्छी क्वालिटी की लगवा दी। तो बताओ उस कार की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसे? एप्रिसिएशन। समझ में आ रही है बात? एक होता है डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन, डिप्लेट हो जाना। डेप, डिप्लेट, डिप्लेशन, ठीक है। डिप्रेशन है, हाँ, वैल्यू में कमी आना, ठीक है। उसके बाद है एप्रिसिएट, ठीक है, एप्रिसिएशन, ठीक है, बढ़ना, वैल्यू में बढ़ना। तुम लिख लो डेप नीचे एरो बना लो और एप ऊपर एरो बना लो। डेप्रिसिएशन में वैल्यू नीचे और एप्रिसिएशन में वैल्यू ऊपर। बोलो, पहले सारी बात पता लग रही है? अब सुनो, इस फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें दिमाग चाहिए अपना। मैंने बोला मुझे बताओ, अगर मैंने कार ली, ठीक है, मैं सिर्फ कार लोगों को देता हूं। अच्छा, कंपनी वालों ने क्या बोला कि सर आपकी जो असेट्स की वैल्यू है 10 लाख में 10 साल में खत्म हो जाएगी। उसने क्या बोला कि 10 साल के बाद ना तुम्हारी जो ये जो कार है इसमें तुम लगाओगे हर साल 10% डेप्रिसिएशन। हर साल कितना लगाओगे? 10 साल। तो एक साल में कम हो गया 1 लाख, ठीक है, 9 लाख बच, फिर 1 लाख और कम हो गया 8 लाख। ऐसे 10 साल में खत्म, ठीक है। मुझे बताओ एक्चुअल में खत्म हो जाएगी वो? नहीं होगी ना। तो ये चीज अकाउंटिंग बोलता है कि भाई खत्म हो गई हो तुम्हारी कार की वैल्यू खत्म, ऐसा बोलता है। तो ये कमी है कि नहीं अकाउंटिंग के अंदर? अच्छा चलो एक बात और बता दो। मैंने बोला मैंने एक ना कार ली, ठीक है। अब उस कार के अंदर ना मैं नॉर्मल से क्या है कि बस मेरे एम्प्लॉय बैठते हैं, घर जाते हैं और आते हैं, ठीक है। उनका घर है किसी मॉडर्न सिटी में, ठीक है। अब ना जिसने हमें कार बेची, या फिर सरकार का ना रूल है कि जो तुम्हारी कार है वो 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने जिस बंदे को दी ना कार चलाने के लिए, उसका जो घर है ऐसे कबाड़ से कॉलोनी, बहुत ही मान लो खड्डा कॉलोनी में पहाड़ के ऊपर जाता है वो, ठीक। उसकी जो कार है वो 2 साल में पूरी खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, ऐसी चीज लिखी है उसके अंदर, उसकी वैल्यू तो 5 साल तक होती रहेगी ना। तो ये चीज अकाउंटिंग के अंदर गलत है। अब सुनो इसमें क्या लिखा है, देखो, करिए इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट, ठीक है। देखो अब एग्जांपल बाद में मैंने क्या बोला कि ये ना हमारे पर्सनल बेस पे डिपेंड करता है, या फिर हमारे पर्सनल जजमेंट, जो हमारी पर्सनल जजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो, देखो मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कार की 10 लाख की, मैंने कार ली 10 लाख की। अब उसमें लिखा हुआ 10 साल के बाद ना तुम्हारी कार खत्म हो जाएगी। अब मैंने उस कार को यूज ही नहीं किया,
रखी हुई है मेरे उस गोडाउन के अंदर, मतलब कि जो मेरा बेसमेंट है उसमें रखी हुई है। अब बताओ रखे है खत्म, रखे रखे बताओ, मैंने क्या बोला, मैंने कार खरीद के लेके आया, उसको मैंने पैक करके रख दी, मैंने यूज ही नहीं किया उसे। अब भाई अकाउंट्स के हिसाब से उस कार की वैल्यू जीरो हो गई। मुझे बताओ अगर मैं उसको बेचूंगा तो जीरो पे बिकेगी क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। चलो सुनो, अब ना तुम ना जो तुम्हारा एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। अब सुनो पता क्या होता है, हमने एक मशीन खरीदी, मशीन की वैल्यू हर साल कम होती है, हर साल कम होती है, हर साल कम होती है, ठीक है। हर साल कम होते हो तो लास्ट में जीरो हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में जीरो होने के बाद ना एक नई बात निकल के आएगी, पता है नई बात क्या होगी? हम उससे बोलेंगे कि भाई लास्ट में जीरो हुई ना मशीन की वैल्यू, तो मशीन की वैल्यू जीरो होने के बाद ना मैंने बोला चल ठीक है यार। अच्छा तो इसको पहले हीरो को एक एग्जांपल सुनो, तुमने पुरानी मूवी देखी है? उसमें वो मतलब कि उसमें दंगे पे उतर आते हैं, एम्प्लॉय दंगा कर रहा हूं मैं, धरने पे उतर आते हैं, बोलते हैं मशीन बदलो मशीन बदलो, सुना है? तो मशीन ढंग से काम नहीं करती तो बोलते हैं वो, ठीक। लेकिन अकाउंटिंग पता है क्या बोलती है? अकाउंटिंग देखो, वो जो होते हैं ना पुराने मालिक, वो सारे सारे अकाउंटिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं। वो बोलते हैं हमारे हिसाब से मशीन खराब नहीं हुई है, ये तो बोलेंगे वो। मैं तुम्हें कार एग्जाम्पल देना कि वो बहुत ही पहाड़ी इलाके में था, उसकी कार 2 साल में खराब हो गई। अब कंपनी का मैनेजर बोलेगा मेरे हिसाब से तेरी कार खराब नहीं हुई है, चलाओ उसे, ये तो बोलेगा। मैंने क्या बोला देखो, अकाउंट्स के अंदर उसकी वैल्यू है, एक्चुअल में नहीं है, तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं करती वो, अकाउंटिंग ये चीज रिकॉर्ड ही नहीं करती। वो बोलेंगे वैल्यू है उसकी, चलाओ उसे, पूरी कबाड़ होगी, चलाओ उसको। अब बताओ कैसे चलाए वो इंसान? तो ये चीजें होती है, ये कमियां हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, कह रहे कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ असेट्स। सुनो, हर अलग अलग इंसान के लिए जो असेट्स की जो ओपिनियन है ना वो क्या अलग अलग है, ठीक। मैं तुम्हें एग्जांपल देना कि अगर किसी घर की मॉडर्न सिटी में वो कार 50 साल चला लेगा, उसको नॉर्मल रोड पे चल के जाना है। अब जिसको पहाड़ पे कार चलानी है भाई वो तो नहीं चला पाएगा। पता है पहाड़ के इलाके में कोई कार लेके जाता है ना, तो उसकी कार यूं तय कर जाती है, जैसे मान लो बोलते कार है ऑल्टो 800, तुम उसको लद्दाख पे लेके जा सकते हैं, लद्दाख घूमने जाओ ना कभी तो तुम वहां लेके लेके जा नहीं पाओगे, क्या तो चढ़ ही नहीं पाएगी ऊपर, और रास्ते पे दम तोड़ देगी। अब वहां के लिए थोड़ी हैवी कार चाहिए होती है, जैसे ऑडी ले जाओ, ठीक है, वो पूरे रास्ते को खींच देगी। तो ये सारी सारी बातें पड़ती है, बात समझ आ गई है? तो ये कमियां हैं इस अकाउंट्स के अंदर। फिर सुनो भाई, फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, क्या देखिए, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस व्हिच में hamper the which may hamper the disclosure of a realistic financial position of business or firm। सुनो मैंने क्या बोला, कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जो हमारी बिजनेस की वैल्यू को, जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उसे छुपा लेती है। जो हमारी बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है उसे छुपा लेती है वो। जैसे तुम्हें इसका एग्जांपल दूं, चलेगा इसमें? फॉर एग्जांपल, assets in balance sheet are shown at their cost and not at their market value which could be realized on their sale। मैंने बताया था ना, मैंने क्या कहा था कि भाई जो भी हमारे पास असेट्स होती है वो उसकी वैल्यू कैसे पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। वैसे इसमें पूरा ढंग से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक। ये सारा प्रिंसिपल है, तुम्हें याद रखना होता है ये। हाँ बोलो। हाँ उसको लेके चलते हैं। अब देखो बुरा लगेगा इंसान को, मान लो, देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50,000 की कार लेके आया, ठीक है। अब मैंने डिस्काउंट पे खरीदा उस कार को, अब मार्केट में उसकी वैल्यू 50 लाख है, हमें अपने बुक के अंदर उसको 50,000 लिख के दिखाना पड़ेगा। अब पता है क्या, उस 50,000 में मेरा प्रॉफिट आया, मान लो मैंने उस कार को बेच दिया, प्रॉफिट मेरा आएगा 50 लाख का, मतलब 50 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, 50 लाख की बिकेगी ना कार, उसमें से 50,000 माइनस कर दो, 50,000 माइनस करने में कितना मेरे पास हो गया? नहीं नहीं 50,000 माइनस करना है 50 लाख में से 50,000, तो 49,000 1500, क्या बोला मैं, 49,50,000, इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे टैक्स भरना पड़ेगा इस पे, सोचो। तो ये बातें जमती नहीं है, तो ये कमियां हैं इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। बोलो इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को भाई? आप सुनो। बोलो। लास्ट का पॉइंट, सबसे लास्ट का 5वां पॉइंट, देखो 5वें पॉइंट में लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि भाई जो अकाउंटिंग है उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट और कन्वेंशन रूल्स प्रिंसिपल सिद्धांत बोलते हैं इसको, कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमारी एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन को उससे कम दिखाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की वैल्यू जब मैंने मार्केट से खरीदी ना तो उस टाइम 5 लाख की थी। अब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ी, बताओ अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा उसका, ठीक है। अब हाँ तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि एकदम से ना उसकी डिमांड बढ़ गई, 5 लाख की मशीन 15 लाख में बिक रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे 5 लाख ही लिखना है उसके अंदर। हाँ अगर देखो यार ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं जैसे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअल लाइफ में कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो बोल देंगे मशीन जल गई, उसको बेच देंगे, क्या जा रहा है, पता लग रहा है किसी को? भाई इतने फ्रॉड होते हैं ना इंडिया के अंदर। इंडिया किस बात से फेमस है? फ्रॉड करने के चक्कर में। इंडिया फेमस इसीलिए है कि फ्रॉड इतने तगड़े तगड़े होते हैं, लोग बोलते हैं क्या बात है। अगर तुम्हें एक आध फ्रॉड बता दूं ना तो बोले ऐसा कुछ होता है क्या। जैसे मान लो सुनो, तुम्हारे मान लो तुम्हारे मामा घर है, तुम्हारे मामा घर रहने गए, तो पता है नकली कागज 2 मिनट बन जाते हैं। नकली कागज मकान के 2 मिनट बन जाते हैं, ठीक है। वकील खरीद लो, 50 करोड़ का मकान है ना, तुम बोला बेटा 10 करोड़ तू रख लियो, 40 करोड़ में दे दियो, तुम्हारा ज्यादा कुछ नहीं, पार्टनरशिप कर लेंगे आधे आधे, वकील तुरंत बिकवा देगा, 4 घंटे बिकवा के ये ले खत्म। भाई बता मेरे पापा के साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा। हमारा मेन दिल्ली है ना, वहां पे अब इसकी उस प्लॉट की कीमत करोड़ों में है, ठीक है। मतलब कि मेरा मतलब 150 गज का प्लॉट था, स्क्वायर गज का। तो अब उस प्लॉट की जो कीमत है करोड़ में है, मेरे बड़े पापा ने वकील से दोस्ती है उनकी, और मेरे पास उस टाइम बोले थे, बिकवा दिया। अब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी सारी बातें होती है, ठीक है। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं जो हमारे पास है। भाई किसी को वो तो लग रहा ज्यादा हो गया, कि लगना नहीं चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो अगर लगेगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। चलो भाई इसके साइड पे आ जाओ। भाई हम बात करते हैं बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। बुक कीपिंग मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। बस हमारी मेरे पास क्या होता है भाई, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, जो कि एक तरीके से हमें बताती है कि हमारे जो हमारे पास जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, बुक कीपिंग, हमें बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज। ठीक है, मेरे पास होता है, देखो बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्ड मेकिंग फेज है, मतलब कि इसमें सिर्फ रिकॉर्ड रखते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ हम देखो बुक कीपिंग क्या होती है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर दो, और कुछ नहीं है, ठीक। और किसकी भाई? ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये मैंने बताया था, एंड इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस इन सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डनरी मैनर, ठीक है, ऑर्डनरी मैनर है। ये तो बात तो पता ही सबको, ठीक है, कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात पहले बहुत बता चुका हूँ, फिर सुनो उसके बाद हमारे पास अगली बात है कि हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बुक कीपिंग एक अलग चीज है और मेरे पास जो अकाउंटिंग हो क्या अलग चीज है। सुनो, तो इसका जो डिफरेंस है तो देख लो। पहले तो मैं बता रहा हूँ बुक कीपिंग क्या है, तो भाई मेरे पास बुक कीपिंग की बात करता हूँ, तो इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में इसको समराइज, इसको बोलते हैं समराइजिंग फेज है, इसको समराइज करके सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है भाई इसमें मेरे पास कि इट इज द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, एक समराइजिंग फेज है, ठीक है। हाँ हाँ सिर्फ उसमें रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ। अच्छा देखो मैं तो बताता हूँ, तुमने वो पर्चे बनते हुए देखे कंपनी के अंदर? जैसे मान लो कोई सामान खरीदना है, हाँ भाई रामू इसका पर्चा काट, लिख दिया पर्चा, ये उस पर जाकर लिख दिया बुक के अंदर। ये सारी बुक कीपिंग है। जो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग सिर्फ कहाँ पे होती है? सिर्फ जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है, और बाकी सारा का सारा हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। नहीं क्लासीफाई तो पहले कर चुका ना, क्लासीफाइंग वो बाद में, ये सारा अकाउंटिंग के अंदर है वो, ठीक है। देखो बुक कीपिंग सिर्फ क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड कर देना, सिर्फ लिख दो। हाँ देखो अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई उसने पहली बात तो पता क्या होता है, वो इस बात का पर्चा थोड़ी नहीं फाटेगा। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय गिर के मर गया, अच्छा अब पर्चे में लिखेगा रामू गिर के मर गया, ये थोड़ी लिखेगा इसके अंदर,
सबको पता है पर्ची कटती है, उस पर जीएसटी नंबर सब लिखे होते हैं, तो वो चीजें होती है। तो बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज है और अकाउंटिंग है मेरे पास भाई समराइजिंग फेज है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास प्राइमरी स्टेज है और दूसरा मेरे पास क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इट इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ विच बिगिंस वेयर बुक कीपिंग प्रोसेस एंड्स। जब बुक कीपिंग खत्म हो गई तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा, बुक कीपिंग के अंदर इट इज रूटीन इन नेचर, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। मुझे बताओ, बोलेगा भाई देख सामू उसने ना 50,000 रुपए का सामान खरीदा है, लिख दे। अच्छा, अब वो कॉलेज जाएगा, सीख क्या है, ऐसा कुछ होगा क्या? उसे ज्ञान होगा ना, 50,000 खरीदा, क्या खरीदा भाई, पाइप खरीदी है, पाइप 50,000 खत्म। और कुछ होता है? तो लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए ना जो अकाउंटिंग की बात कर दे, उसमें हमें सीखना पड़ा। तुम सीख रहे हो, देखो, ठीक है, पसंद आ रही है, तुम अभी से सीखना शुरू कर रहे हो। अगर तुम्हारा 11th में बेस बन गया ना, तो आगे जाके ना जो टीचर होते हैं उनका मुंह बना दोगे ना, तुम ढंग का पढ़ के आए हो, ये चीज। अच्छा, तुम्हें पता है जो सीए वगैरह होते हैं ना, वो तगड़ी फीस चार्ज मारते हैं। मेरा एक दोस्त है, सीए है, ठीक है, प्रॉपर सीए है वो। तो अभी तो मैंने अभी मैं तो अभी मतलब परसुइंग हूँ मैं। वो प्रॉपर सीए पर सब्जेक्ट 1,500 रुपये चार्ज मारता है, पर सब्जेक्ट। ये चीज होती है। तो अब वो उसके पास उतनी तगड़ी नॉलेज है, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ना देखो, होता है जैसे मार्केट में जितने कोचिंग है ना, तो उसका वो सारा सारा क्या है कि कोई ग्रेजुएट है, कोई एमबीए, कुछ इस तरीके से। ठीक, देखो मैं खुद पढ़ चुका हूँ, उनसे खुद पढ़ चुका हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे अब पता लगता है कि भाई क्या क्या बेस है उन टीचर का। ये चीज रट्टे लगवा लो के निकलवा देते, चलो अच्छी बात है, वो अलग बात पहुंच जाती है। सुनो, अब मैंने क्या बताया तीसरा, कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल और नॉलेज। भाई तो कॉमन सेंस लगाओ, स्पेशल नॉलेज की जरूरत है नहीं है। फिर अगला, इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर, ठीक है। जो जूनियर स्टाफ होते हैं ना, देखो अकाउंटेंट के नीचे एक बंदा बैठा होता है, वो बिल लिख रहा होता है बैठ बैठ के, ठीक है। उधर से आधा सामान खरीद के ले गया, वो बिल लिख रहा है बैठ के, तुम कभी चेक कर लेना, ठीक है। जो बहुत जैसे शॉपिंग मॉल पहुंचे ना कभी, शॉपिंग मॉल के अंदर एक तुम्हें मान लो कि चलो तुम पिज्जा खाने गए, तो पिज्जा खाते वक्त ना जो एक जो पर्सन होगा, जो सामने होगा, वो सिर्फ लिखेगा, वो हल्का सा सिर्फ ऐसे टाइप करता है कि हम ऑर्डर लिखते देखा ना, ठीक है। वो जो ऑर्डर लिख रहे होते हैं वो बुक कीपर होते हैं, बस थोड़े मॉडर्न हो गए। पहले कॉपी होती थी, अब सिस्टम पे, ठीक है। अब ये सारा रिकॉर्ड पहुंच गया अकाउंटेंट के पास, वो एंट्री कर देगा, खत्म। ये चीजें होती है, ठीक है। फिर लेकिन अगर दूसरी बात कर दूं भाई, कि जो मेरे पास अगर अकाउंटिंग की बात, इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है भाई बुक कीपिंग के अंदर, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। भाई मुझे बताओ, सिर्फ लिखा हुआ कितना खरीदा कितना बेचा, इससे पता लगेगा? हमें कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन भाई ये चीज देता है, ठीक। मैं क्या बोला कि इट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? भाई सुनो, एक बार ना इसके आगे तुम्हें सारा का सारा पढ़ के आना है। इसके आगे जितना है ना, वो सारा एक बार तुम्हें सबकी रीडिंग मान लेनी है। तो मैंने देखो, मैं इतनी गारंटी दूं, मैं आधे से ज्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा, आधे से ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। भाई इतना सारा करके आना, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।